सो वेलकम बैक अगेन। तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने बेटा यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस किए थे वन सेक्शन 149 मैंने सेक्शन ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था एंड 149 में सबसेक्शन 1 ऑलरेडी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था अलॉन्ग विद द रूल। एंड मे बी आपको रूल यदि याद हो तो इट्स रूल नंबर विच वन, इट्स 3 एंड रूल नंबर 3 टॉक्स अबाउट द व्हाट, इट्स अ वुमन डायरेक्टर। तो रेस्ट ऑफ द पार्ट अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं एंड प्लीज मेक श्योर कि जो आपको सेक्शन यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ तो वन बाय वन वो सारे सेक्शन आपको क्या होने चाहिए बेटा, रिटेन होने चाहिए। Okay, as we know that it's very important part and we cannot skip any particular section over there. So start with the rest of the part and you can see हम लोगों ने जो already हमने discuss किया था बेटा, तो 149 में without wasting a time I'm going to start with subsection number 2। subsection number हम लोग 2 पे आते हैं यहाँ पे एंड 2 की रेलेवेंसी फ्रैंकली स्पीकिंग आज के टाइम में अब यहाँ पे नहीं है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली यदि मैं बात करूँ बेटा सेक्शन नंबर 149 सबसेक्शन 2 की रेलेवेंसी आज के अकॉर्डिंगली खत्म हो चुका है। इट्स दिस विल बिकम इररेलेवेंट फॉर ऑल ऑफ अस, बट स्टिल जब लिखा हुआ तो हम लोगों को इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। एंड ये किसके रिगार्डिंग बात बोली गई, जितने भी कंपनीज कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंगली क्या है बेटा, रजिस्टर्ड एज पर द कंपनीज एक्ट 1956। तो उन सभी एग्जिस्टिंग कंपनी को, तो इट्स एवरी एग्जिस्टिंग कंपनी ओवर देयर एंड एग्जिस्टिंग ऑन द कमेंसमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट और बिफोर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। एंड दिस एक्ट बोले तो इट्स ए कंपनीज एक्ट 2013, बट कौन सी कंपनी की रेफर की बात करें हम लोग, जो ओल्ड कंपनीज एक्ट में कंपनी बनाई गई थी बेटा, हम उसको रेफर करें। तो उन सभी कंपनी को एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम दिया गया एंड यू कैन सी द टाइम पीरियड एज गिवन बाय द लॉ मेकर। एंड हाउ मच टाइम पीरियड, इट्स 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट। इट्स 1 ईयर, 1 साल का टाइम दिया गया। एंड 1 साल में क्या बोला गया, जो सबसेक्शन नंबर 1 है जो हमने पीछे पढ़ लिया था ऑलरेडी, तो उन सबसेक्शन नंबर 1 को आपको क्या करना है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है, उसके जो प्रोविजंस लिखे हुए हैं, उसमें जो भी आपको कंप्लायंसेस करने थे वो सब कुछ आपको एज इट इज विद इन 1 ईयर आपको फुलफिल करना है। तो इट्स अ टाइम पीरियड व्हिच हैज बीन गिवन बाय द लॉ मेकर एंड यू कैन सी द टाइम ऑफ 1 ईयर। बट 1 ईयर इट्स 2013 उसके बाद मिला था एंड नाउ इट्स 2020 एंड देन हाउ वी कैन से कि सर इसकी एग्जिस्टेंसी है। तो डोंट यू थिंक बेटा ये आपका इस पर्टिकुलर सबसेक्शन को यहाँ से ओमिट कर देना चाहिए एंड मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि फ्यूचर में आपको इस तरीके से सेक्शन को ओमिट किया जाए या फिर इसको एज इट इज यदि हम कंटिन्यू भी करेंगे तब भी इसको कोई रेलेवेंसी नहीं है, क्योंकि रीजन बीइंग ये अभी इररेलेवेंट इररिडेंडेंट हो चुका है हमारे लिए एंड जिसकी कोई यहाँ पे हम लोग वैल्यू कंसिडर नहीं करते हैं। तो चलिए सबसेक्शन नंबर 2 खत्म हो गया। नाउ वी हैव सबसेक्शन नंबर 3 एंड इट्स अगेन वन ऑफ द न्यू टॉपिक एंड इट्स अगेन रेलेवेंट पार्ट। इसमें नंबर ऑफ टाइम अमेंडमेंट किया गया बेटा। अब यदि हम लोग अमेंडमेंट की बात करें तो लास्ट जो यहाँ पे अमेंडमेंट है, तो you can see it's a 7th of May 2018 and it's a Companies Amendment Act 2017। but please make sure ये amendment का जो term लिखा हुआ है मैंने, कब वो changes हैं, क्या क्या changes हैं, उसको यहाँ पे retain करने की requirement नहीं है, वो आपको नहीं पढ़ना। जो amendment हुआ वो provisions क्या है वो हमारे लिए relevant है। तो डेट इज नॉट रेलेवेंट, डेट सिर्फ मैं आपको यहाँ पे एक पॉइंट में बताना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली वो अमेंडमेंट कब आया एंड किस पर्टिकुलर एक्ट से और कौन से अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं। तो इट्स कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट, क्योंकि एज वी नो दैट कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हैं, तो कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017 एंड द पर्टिकुलर अमेंडमेंट एक्ट केम इनटू इफेक्ट एंड यू कैन सी द वर्ड इट्स कम इनटू फोर्स। और वो किस डेट से हम लोग कमेंसमेंट की बात करते हैं बेटा, 7th May 2018 ऑनवर्ड्स। अब यहाँ पे किसके रिगार्डिंग है, तो यू कैन सी द टर्म इट्स ए रेजिडेंट डायरेक्टर। तो वी हैव अ टर्म इट्स ए रेजिडेंट डायरेक्टर। तो हर कंपनी के लिए वेदर इट इज अ पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, ओपीसी, क्योंकि वी हैव अ टर्म यू कैन सी एंड क्या टर्म लिखा है बेटा, इट्स एवरी कंपनी। so what we have to do, we need to fulfill the condition and which is basically in respect of what, it's every company। हर कंपनी को बेटा क्या करना है कि स्पेसिफिकली गारंटी है, श्योरिटी है कि आपके बोर्ड में, आपके ग्रुप में एक पर्टिकुलर डायरेक्टर होना चाहिए बेटा, एटलीस्ट वन डायरेक्टर एंड दैट पर्टिकुलर डायरेक्टर विल बी नोन एज व्हाट, इट्स ए रेजिडेंट डायरेक्टर। एंड कब एक पर्टिकुलर पर्सन को रेजिडेंट डायरेक्टर बोलेंगे बेटा, व्हेन द डायरेक्टर हु हैज stay in India for how many number of period over there, you can see it's 182 days during the financial year। तो पहले ये वर्ड फाइनेंशियल ईयर की जगह कैलेंडर ईयर था, फिर उसके बाद एक टर्म और था कि ड्यूरिंग प्रीवियस की बात कर रहे थे, अभी टर्म क्या आ गया, फाइनेंशियल ईयर, और वो भी ड्यूरिंग की बात कर। तो सेम ईयर मतलब हर एक एक पर्टिकुलर ईयर की बात करते। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द इनकम टैक्स एक्ट, तो इनकम टैक्स एक्ट में जब आप रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ते हैं तो वहां पे हम लोग इनकम टैक्स में प्रीवियस ईयर की बात करते हैं एंड द पर्टिकुलर ईयर विल बिकम असेसमेंट ईयर, तो हम लोग प्रीवियस ईयर की बात करते हैं। तो कंपनीज एक्ट में कुछ ऐसा ही टर्म लिखा हुआ था प्रीवियस ईयर के रिगार्डिंग।
बट अभी वो प्रोविजन चेंज है। तो अब जो अमेंडमेंट है उसके अकॉर्डिंगली क्या आ गया बेटा, इट्स फाइनेंशियल ईयर एज इट इज, जो इनकम टैक्स में हम लोग पढ़ते हैं। बट द मेजर मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्रोविजन एंड इट्स बेसिकली प्रीवियस ईयर ओवर देयर इनकम टैक्स एक्ट में, बट यहां पे हम किसकी बात करते हैं, सेम पर्टिकुलर ईयर की बात कर रहे हैं एंड द नंबर ऑफ डेज इन बोथ द केसेस विल रिमेन सेम। तो इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में हम लोगों के कंपनी में, चाहे वो पब्लिक कंपनी है बेटा, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, या फिर इवन यू कैन से द ओपीसी, जो भी हमने कंपनी बनाई, तो एटलीस्ट एक डायरेक्टर होना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। अच्छा, वो डायरेक्टर कौन होगा उसके लिए आपको नहीं सोचना है। सो दैट कैन बी वुमन डायरेक्टर, दैट कैन बी सम अदर डायरेक्टर, एनीथिंग कैन बी देयर, but the relevant part is what, it's one director should be what, stay in India for a period of how many number of days, 182 days, and during the financial year then such particular director in a particular company is said to be what, it's a resident director। तो subsection 3 talks about the term it's a resident director, बस ये basic term था, इसमें कोई specific कोई technical और provision नहीं है, कोई technical term की बात नहीं करते हैं। सिर्फ आपको किस पे फोकस करना है, एक डायरेक्टर होना चाहिए, रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। कब रेजिडेंट बोलेंगे, जब 182 डेज इंडिया में है। और कौन सी ईयर की बात करेंगे, फाइनेंशियल ईयर, बट क्या प्रीसीडिंग की बात करेंगे, करंट की बात करेंगे, सर ड्यूरिंग द ईयर। तो ड्यूरिंग का मतलब है दिस पर्टिकुलर ईयर एंड इट्स नॉट प्रीवियस ईयर। चलिए स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट। सो वी हैव अ प्रोविजो, सो विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। एंड प्रोविजो किसके लिए रखा गया, प्रोविजो जो रखा गया बेटा, अगेन दिस इज फॉर न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी। मतलब जो पूरा फाइनेंशियल ईयर है, तो पूरा जो फाइनेंशियल ईयर इट्स मान लेते हैं 1 अप्रैल 2019, तो ये ओवर कब होगा बेटा, 31 मार्च 2020। तो दिस विल बिकम द फाइनेंशियल ईयर। लेकिन अब यदि कंपनी इनकॉर्पोरेट जो है बेटा, फॉर एग्जांपल वो 5 अगस्त 2019 ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ, तो अब इस केस में यहां से यहां तक का जो पीरियड है उसके बेसिस पे आपको क्या देखना है बेटा, कि सर उस पर्टिकुलर पीरियड में उसके लिए रेजिडेंशिप देखना है। एंड उस पीरियड के लिए क्या करना पड़ेगा, अभी सिंपल सा क्राइटेरिया, मैथ्स भी आप पढ़ते हैं, 182 डेज आपको क्या करना है, 365 डेज का आपको परसेंटेज निकाल लेना है। एंड जब वो परसेंटेज निकल के आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली यहां पे जितने नंबर ऑफ डेज है बेटा, तो वो परसेंटेज पे आपको अप्लाई कर देना है एंड वही नंबर ऑफ डेज यहां पे निकल के आएगा। तो फिर से रिपीट कर रहा हूं, व्हाट वी हैव टू डू, 182 डेज जो नंबर में है बेटा, इसको हमें 365 जो यहाँ पे डेज लिखा हुआ है, तो इसको यहाँ पे डेज इसके बेसिस पे हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। एंड जो भी परसेंट यहाँ पे निकल के आए तो ओवरऑल ये पता चल जाएगा सर 365 डेज का ये इतना परसेंट रखा गया, तो ये 365 डेज का है। तो इन द सेम मैनर जो यहाँ पे नंबर ऑफ डेज होंगे बेटा, सो डोंट यू थिंक वो हम लोग ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेसिकली क्राइटेरिया क्या है कि आपको सिर्फ उतने नंबर ऑफ डेज के लिए लेना है जो यहां से लेकर कंपनी इनकॉर्पोरेट से लेकर 31 मार्च 2020 तक है बेटा। एंड उस पीरियड ऑफ टाइम में कितने नंबर ऑफ डेज होते हैं, तो वो 365 डेज के लिए 182 डेज रखा गया है, तो उस पर्टिकुलर नंबर ऑफ डेज के लिए कितना रखा जाएगा, तो यू कैन कैलकुलेट इट। तो इसलिए इसका मतलब क्या है सर, वो प्रोपोर्शनेटली कंसिडर करने की रिक्वायरमेंट है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फिर से लास्ट आपको रिपीट कर रहा हूं बेटा, व्हाट वी हैव टू डू, 182 डेज 365 डेज का रखा गया है। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि सर 5 अगस्त से लेकर 31 मार्च तक कितने नंबर ऑफ डेज बनते हैं, तो डेफिनेटली उसके अकॉर्डिंगली कितना आपका परसेंटेज होना चाहिए, यू जस्ट कैलकुलेट। एंड इट्स रियली सिंपल, इट्स अ बेसिक इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड हाउ वी कैन डू द सेम थिंग, 365 डेज में 182 डेज इतना परसेंट आया, तो अब इसका मतलब इतना परसेंट कितना होगा, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जाम में कैलकुलेशन नहीं आएगा, प्लीज मेक श्योर। ये सिर्फ मैं आपको समझाने की बात कर रहा हूं कि आपको प्रोपोर्शनेटली लेना है। अभी कई बार आपको प्रोपोर्शनेटली इवन सिर्फ गो थ्रू करवा दिया जाएगा, आपको बताया नहीं जाएगा। तो हमें क्या करना है, वो प्रोपोर्शनेटली निकालना है। एंड वो कैसे निकालना है, तो मैंने अभी एग्जांपल दिया कि 365 डेज एंड 182 डेज, तो 182 डेज 365 डेज का कितना परसेंट है वो आपको निकाल लेना है। तो ऑटोमेटिकली यहां पे इतने नंबर ऑफ डेज यदि हैं, तो फिर कितने नंबर ऑफ डेज वहां पे होना चाहिए, तो क्या आप इस परसेंटेज के बेसिस पे वो आप इजीली क्या कर सकते हैं, यू कैन कैलकुलेट इट। तो ये आपको निकालना है कि सर, और इवन ये मैथ्स में आपने कई बार ये टर्म पढ़ा भी है बेटा, तो इसलिए मैं उसमें नहीं जा रहा हूं क्योंकि न्यूमेरिकल वाला पार्ट मेरा नहीं है, क्योंकि वो आपको बेसिक पार्ट आप इजीली उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। बट आपको मैंने सिर्फ बता दिया कि 365 डेज का 182 डेज कितना परसेंट होगा, यू जस्ट कैलकुलेटेड एंड देन ऑटोमेटिकली अप्लाई फॉर द पर्टिकुलर पीरियड।
and this will become what, it's proportionately over there, and proportionately उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए बेटा जो न्यूली इनकॉर्पोरेट कंपनी है, क्योंकि हर कंपनी के लिए रखा गया बेटा, तो इसका मतलब जो न्यूली इनकॉर्पोरेट कंपनी है तो उसके लिए भी कंसिडर किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव नेक्स्ट पार्ट, नाउ वी हैव नेक्स्ट सबसेक्शन नंबर 4। तो यहां से कहानी हमारे लिए क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला पार्ट जो है वो स्टार्ट हो जाता है। हाँ, लेकिन इसमें जो हम लोग सबसेक्शन नंबर 6 पढ़ेंगे रेलेवेंसी वहां से, बट सबसेक्शन नंबर 4 में कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आ गया। तो अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, पहली बात सर कितने होने चाहिए, कितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात करेंगे, विच वी नीड टू अंडरस्टैंड, एंड प्लस कौन कौन से कंपनी के लिए एप्लीकेबल है। स्टार्ट विद द टर्म एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी, एंड प्लीज मेक श्योर याद होगा वुमेन डायरेक्टर में हमने क्या टर्म पढ़ा था, इट्स एवरी लिस्टेड कंपनी, but in this case we have a term what, it's every listed public company, and please make sure दोनों में डिफरेंस आपको करना है बेटा। तो एक में हम किसकी बात कर रहे हैं सर, एक पर्टिकुलर सेगमेंट में every listed company which is basically for women director, but whenever we talks about the independent director then we have a term, it's every listed public word यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली यदि हम पब्लिक और प्राइवेट दोनों को लिस्टेड की कैटेगरी में रखते हैं तो यहां पे हमें सिर्फ और सिर्फ कौन सा पार्ट लेना है बेटा। सो इन दिस केस वी जस्ट कॉन्सेंट्रेट, वी जस्ट फोकस ऑन पब्लिक कंपनी, हम लोगों को यहां पे प्राइवेट कंपनी पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है। अब लिस्टेड कंपनी में, लिस्टेड कंपनी मान लेते हैं टाटा इंडस्ट्रीज। तो टाटा इंडस्ट्रीज में बेटा टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स बेटा 15 डायरेक्टर्स है, और यू नो वेरी वेल मैक्सिमम आपके 15 ही होते हैं। तो 15 का कितना लेना है बेटा, 1/3, एंड 1/3 कितना निकल के आएगा, 5। तो 5 डायरेक्टर यहां पे बोला गया, इसका मतलब 5 डायरेक्टर सबके क्या होने चाहिए इन टाटा इंडस्ट्रीज, दैट शुड बी इंडिपेंडेंट, क्योंकि टाटा इंडस्ट्रीज इटसेल्फ इज अ पार्ट ऑफ द पब्लिक, यू कैन से एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी, तो टाटा इंडस्ट्रीज विल बिकम अ पार्ट ऑफ लिस्टेड पब्लिक कंपनी, एंड दैट्स व्हाई इन अकॉर्डेंस विद दिस प्रोविजन 1/3 शुड बी देयर ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर, एंड 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर। तो टोटल कितने हैं सर कंपनी में, 15 है, एंड 15 का कितना करना है, 1/3 करना है, एंड 1/3 करते ही कितना हो गया बेटा, 5। इसका मतलब है कि सर आउट ऑफ 15 5 क्या होने चाहिए बेटा, आईडी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो आउट ऑफ 15 5 मस्ट बी, यू कैन से द व्हाट, आईडी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो ये था फर्स्ट पार्ट जो खासकर किसके लिए रखा गया है, इट्स एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी। एंड अब क्वेश्चन ये आता है कि सर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किसको बोलेंगे, यू जस्ट वेट, क्योंकि सबसेक्शन 6 में वही कहानी तो लिखा है बेटा। तो सबसेक्शन नंबर 6 टॉक्स अबाउट द व्हाट, इट्स अ कांसेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एंड इट्स अ डिटेल्ड टर्म कि सर किसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोला जाए। तो just wait and watch, then we'll definitely discuss subsection number 6, and it's a very very important part, and हम लोग उसमें एक एक पॉइंट, एक एक प्रोविजन वन बाय वन बहुत अच्छे से बारीकी से गो थ्रू करने वाले हैं, एंड उसमें इवन सिचुएशन बेसिस पे मैं आपको नोट भी करवाऊंगा, तो वो आप इवन कॉपी कर सकते हैं और उसको आप नोट कर सकते हैं। तो ये था कहानी किसके रिगार्डिंग, इट्स ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ, यू कैन से द व्हाट, एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी। अच्छा, अब यहां पे आगे कॉन्सेप्ट पे आते हैं। आगे ये बोला गया है CG में, which means the power which has been given to the whom, to the central government, and power क्या दिया गया that CG में prescribe the minimum number of independent directors, but for which company sir, every listed company, तो public company तो ऊपर आ गया, तो अभी हम किसकी बात करेंगे सर, रेस्ट ऑफ द कंपनी। बट क्या रेस्ट ऑफ द कंपनीज में हर कंपनी को इंक्लूड किया जाएगा, वी नीड टू चेक, आंसर इज नो, क्योंकि वर्ड क्या लिखा है that CG में prescribe minimum, please highlight the term minimum, मिनिमम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने होने चाहिए, क्योंकि इंडिपेंडेंट में तो 1/3 हो गया, बाकी अदर कंपनीज में जो सीजी प्रिस्क्राइब करेगी बेटा उसमें मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी प्रिस्क्राइब करने की बात करते हैं। तो बट कौन सी कंपनी की बात करेंगे, एनी क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज, बट क्लास और क्लास ऑफ कंपनीज, is there any term of the private company, answer is no, is there any term of OPC, answer is no, then we have a term, it's a public company। तो लॉजिकली सर लिस्टेड में भी पब्लिक की बात कर रहे हैं, और जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है इसका मतलब अनलिस्टेड में भी हम किसकी बात करते हैं, क्लास और क्लास ऑफ द कंपनीज, बट ऑल सच कंपनीज इटसेल्फ इज अ पार्ट ऑफ पब्लिक कंपनी। तो लिस्टेड में भी पब्लिक आ गया और अदर क्लास ऑफ कंपनीज में भी पब्लिक, बट लिस्टेड के लिए 1/3 यहां पे मेंशन्ड है और रिमेनिंग के लिए 1/3 नहीं है, तो रिमेनिंग के लिए मिनिमम कितना होगा, देन सीजी की बात करेंगे, एंड देन हम लोग आगे रूल के प्रोविजन की बात करते हैं। तो वी हैव अ टर्म ऑफ रूल, विल डिस्कस लेटर।
अब सर एक्सप्लेनेशन में क्या रखा गया, तो डेफिनेटली ऊपर जो टर्म है उसमें कोई ना कोई लूप होल है, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स है, कोई ना कोई इनकम्प्लीट टर्म है जिसके लिए हमें कंप्लीट करना है। एंड कंप्लीट का मतलब है किसी न किसी टर्म को वहां पे एक्सप्लेन किया गया कि सर इसका मतलब क्या होगा यदि ये सिचुएशन राइज होता। तो मैंने तो बेटा यहां पे आपको 15 मैंने क्या किया, एक एग्जैक्ट फिगर मैंने लिया और उसका 1/3 भी आपका 5 आया, कोई फ्रैक्शन में नहीं है। मान लो यदि ये 14 होता तो 14 का 1/3 यदि करते तो फ्रैक्शन में आता, 100% ये फ्रैक्शन में आता। तो यदि वो फ्रैक्शन में 1/3 आता है तो फिर क्या करना है, तो लॉ मेकर ने सीधा कहा क्या करो बेटा, राउंड ऑफ करना है। एंड राउंड ऑफ किस में होना चाहिए, इट्स 1। सर फ्रैक्शन यदि 0.67 आए तो, एंड फ्रैक्शन यदि आपका 33 आए तो बेटा इन बोथ द केसेस लॉ मेकर कहते हैं एनी फ्रैक्शन whether it is you can say the word 0.5 less than 0.5 and it's more than 0.5, so in all these cases what we have to do, we just consider as 1। तो इसका मतलब यदि मैं 14 की बात करूं तो यहां पे मान लो आपको कितने हो जाते हैं, इट्स 4 पॉइंट, देन उसके बाद कितना हो जाएगा 6 7, या फिर ऐसा कोई भी टर्म आ जाता, ऐसा कोई भी टर्म आ गया तो फिर उस केस में क्या होगा, क्योंकि 4 पॉइंट यहां पे आपका 4.67, तो अब उस केस में क्या करेंगे, तो सर उस केस में सिंपल सा क्राइटेरिया है कि यहां पे जो 6 7 है उसको राउंड ऑफ करो। एंड राउंड ऑफ किस में करेंगे बेटा, यू कैन से द 5। अच्छा सर यहां पे यदि 13 होता तो 13 का 1/3 करते, एंड 1/3 कितना आता, अगेन 4.33 कैन बी देयर, तो इसको भी राउंड ऑफ किस में करेंगे बेटा, इट्स अगेन राउंड ऑफ 5 में ही करना है, 4 में नहीं करना है, उसको हायर डिनोमिनेशन में लेके चलना है, मतलब 0.33 नीचे लेके नहीं आएंगे, उसको राउंड ऑफ, उसको इग्नोर नहीं करना है, उसको राउंड ऑफ एज 1 कर देना है। तो यहां पे 6 7 है तब भी राउंड ऑफ करेंगे 1 में, एंड जब 33 हो गया तब भी उसको राउंड ऑफ करेंगे। तो अल्टीमेटली इन बोथ द केसेस 5 विल बी देयर। तो ये था स्ट्रक्चर जो हमें ध्यान में रखना था। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, सर एवरी लिस्टेड कंपनी का तो पता चल गया, एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी 1/3 की बात की। फिर हमने यहां पे बात किसकी की, सर अदर कंपनीज, अदर क्लास ऑफ कंपनीज जो पब्लिक कंपनीज का पार्ट है, तो उसमें सीजी ने क्या करना है, प्रिस्क्राइब करना है मिनिमम कितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। तो यू जस्ट वेट एंड वॉच। तो अभी हम लोग रूल्स की बात करेंगे, क्योंकि सीजी बेटा कोई भी चीज यदि प्रिस्क्राइब करने की बात करता है तो उसके लिए रूल फ्रेम आपका फ्रेम किया जाएगा। तो वो रूल क्या है वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, रूल नंबर 4 5 ऐसे करके अभी प्रोविजन आएंगे। तो यू जस्ट वेट। तो अब यू कैन सी, you can see, and it's rule number which one, 4। तो रूल नंबर 4 में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिगार्डिंग प्रोविजन लिखा हुआ। एंड रूल नंबर 4 में क्या सर, एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी के लिए आंसर इज नो, क्योंकि एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी ऑलरेडी सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन नंबर 149 में आ चुका है बेटा। तो जब सेक्शन नंबर 149 सबसेक्शन 4 में ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी, एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी की बात हो गई, तो हम यहां पे किसकी बात कर रहे हैं, अदर कंपनीज की बात कर रहे हैं। और अदर कंपनीज में भी हम किसकी बात करेंगे सर, वो पर्टिकुलर कौन सी कंपनी की, पब्लिक कंपनीज की, क्योंकि प्राइवेट तो यहां से एक्सक्लूड हो गया बेटा, एंड ओपीसी भी एक्सक्लूड हो गया, क्योंकि ओपीसी को डीम टू बी प्राइवेट कंपनी बोलते हैं। तो ये दोनों ही अपने आप ही एक्सक्लूड हो गए, दोनों ही ऑटोमेटिकली यहां से एक्सक्लूड हो चुके। तो आगे यहां पे जो प्रोविजन है, तो रूल नंबर 4 सब रूल नंबर 1। तो रूल नंबर 4 एंड सब रूल नंबर 1, क्लास और क्लास ऑफ द कंपनीज टू हैव आईडी, आईडी स्टैंड्स फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो सीजी ने रूल बनाया और बोला सबसे पहले सर कितने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होने चाहिए, यहां पे एटलीस्ट 2। तो यहां पे कोई फ्रैक्शन वाला कोई सिचुएशन ही नहीं है, यहां पे कोई प्रॉब्लम अराइज होना ही नहीं, यहां पे कोई प्रॉब्लम अराइज हो गई नहीं। तो अल्टीमेटली प्रोविजन क्या आ गया, सर यहां पे जो कंपनीज हैं, यहां पे जो क्लास ऑफ कंपनीज बताया गया है, उन सभी कंपनीज में 2 डायरेक्टर की बात यहां पे कर रहे हैं, एंड एटलीस्ट 2 होना कंपलसरी। तो सर वो क्लास ऑफ कंपनीज तो बताओ बेटा, उस क्लास ऑफ कंपनीज में एक पॉइंट तो याद रखना है, सर वो पब्लिक कंपनी की बात कर रहे हैं, एंड बट वो लिस्टेड नहीं है। तो अब अदर पब्लिक कंपनीज में नंबर 1, उस कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल बेटा कितनी होनी चाहिए, 10 करोड़ और मोर, इट मींस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 शेयर। और या फिर उस पर्टिकुलर पब्लिक कंपनी का टर्नओवर पता होना चाहिए, और वो कितना होना चाहिए बेटा, इट्स 100 करोड़ और मोर, इट्स 100 करोड़ और मोर। और या फिर, क्योंकि इन सब में और है बेटा, और या फिर इन सभी कंपनी का एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लोन, डिवेंचर्स, डिपॉजिट्स, एंड प्लीज मेक श्योर इन एग्रीगेट वर्ड है बेटा। तो एग्रीगेट का मतलब है इन सबको सेपरेटली नहीं लेना है, मतलब लोन, डिवेंचर्स, डिपॉजिट सबको मर्ज करो।
सबको मर्ज करो, बट यहां पे अब एक पॉइंट है, ऊपर दोनों पॉइंट में आपने क्या लिखा है, लॉ मेकर ने क्या लिखा है, सर इट्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, विच मींस 10 करोड़ और मोर, 100 करोड़ और मोर, बट यहां पे क्या लिख दिया है, एक्सीडिंग 50 करोड़। तो एक्सीडिंग 50 करोड़ का मतलब क्या है, सर एग्जैक्ट 50 करोड़ है, देन आप इस कैटेगरी में फॉल नहीं करने वाला है, तो इसका मतलब है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट यहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा। बट सर अब उसके बाद तो 50 करोड़ से 1 रुपए भी ज्यादा हुआ, even a single rupee, even a single penny, then concept of independent director is mandatory and the company is required to appoint at least minimum 2 independent directors. तो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है, ये पॉइंट किसकी बात कर रहे हैं, सर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज की बात करते हैं। तो चलिए इसको पहले हम लोग नोट कर लेते हैं, एंड देन हम लोग उसके बाद यहाँ पे प्रोविजंस को अगेन वापस आके पढ़ते हैं बेटा, सो दैट अभी नोट इसलिए करवा रहा हूं कि आपके लिए वो चीजें क्या हो जाएगा बेटा, इजी हो जाएगा। तो आप उसको इजीली क्या कर सकते हैं, गो थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि समथिंग विच इज इन द फ्लो चार्ट, तो वो हमें समझना क्या होता है, इजी होता है। तो हम किसकी बात करते हैं यहाँ पे, इट्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो इट्स एप्लीकेबिलिटी, एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ आईडी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। तो सर कौन कौन से कंपनी के लिए एप्लीकेबल होगा, तो सबसे पहले यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं, सर सेक्शन नंबर 149 सबसेक्शन 4 की बात कर रहे हैं, एंड प्लस साथ में हम किसकी बात कर रहे हैं यहां पे बेटा, रूल नंबर 4 सब रूल 1 की बात कर रहे हैं। तो अब रूल नंबर 4 याद कर लो, इट्स मोर देन इनफ, नो नीड टू गो थ्रू द सब रूल, बट कोशिश करो सबसेक्शन याद हो जाए बेटा। तो फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट, तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं एज पर सेक्शन नंबर विच वन, यू कैन सी दी 149 सबसेक्शन नंबर 4। तो यहां पे क्या लिखा है बेटा, इट्स एवरी लिस्टेड कंपनी एंड विच वन, इट्स पब्लिक। तो एवरी लिस्टेड में भी कौन सी कैटेगरी को लेना है बेटा, पब्लिक कंपनी को। तो इन सभी लिस्टेड कंपनी में कम से कम मिनिमम आईडीज, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, वो कितने होने चाहिए बेटा, 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन अ कंपनी। तो कंपनी में जितने भी डायरेक्टर्स हैं बेटा, तो यू जस्ट कैलकुलेट 1/3। So this is basically a criteria, and it's a criteria for which category of company, it's every listed public company, so 1/3 आपको रखा गया है। नेक्स्ट अदर पब्लिक कंपनीज की बात करते हैं, अदर पब्लिक कंपनीज, और ये किस में लिखा है बेटा, रूल 4 में, सब रूल 1 में, इसके लिए रखा गया, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है ये अभी हमने डिस्कस किया कि सर ये आपका जो सेगमेंट है, ये सेक्शन नंबर 149 सबसेक्शन 1 की बात कर रहा है, और ये हम लोग रूल में पढ़ा हम लोगों ने अभी, एंड रूल नंबर 4 में हम लोगों के लिए 3 कॉन्सेप्ट यहां पे रखे गए। तो तीनों में कॉन्सेप्ट क्या रखा गया, सबसे पहले इट्स एवरी पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल, और वो कितना बेटा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू हाउ मच, इट्स 10 करोड़। But please make sure it's a paid up capital, and here we have a term paid up capital, capital amount है, तो it's equity और preference और both will be there, so please make sure both will be there, दोनों को लेना है, क्योंकि एज पर द लेटेस्ट ऑडिटेड जो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा उसके अकॉर्डिंगली कैपिटल कितना है बेटा, तो हमें चाहे वो पेड अप इक्विटी हो या पेड अप आपका प्रेफरेंस हो, दोनों को लेना है। क्योंकि यहां पे हम कोई कॉन्सेप्ट ऑफ वोटिंग राइट की बात नहीं कर रहे हैं, इट्स ए कॉन्सेप्ट ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ द व्हाट, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, सो वेदर द कंपनी इज इक्वल्स टू द अंडर ऑब्लिगेशन टू अपॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और नॉट। और या फिर हम किस कंपनी की बात करेंगे, इट्स एवरी अगेन पब्लिक कंपनी, बट अदर देन लिस्टेड पब्लिक कंपनी, प्लीज मेक श्योर इट्स ए पब्लिक कंपनी having turnover, again how much amount beta, greater than equals to, it's 100 CR, so this will be the second part। एंड ये भी कहां से पता चलेगा, जो लेटेस्ट जो लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट होगा बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वहां से पता चलेगा। और या फिर क्या बेटा, इट्स एवरी पब्लिक कंपनी हैविंग
अब यहां पे क्या आएगा बेटा, एग्रीगेट ऑफ आउटस्टैंडिंग लोन, डिवेंचर्स और डिपॉजिट्स. इट्स a loan, debentures or deposit. It's a greater than how much amount? It's a 50 CR. ये 3 पॉइंट है रिकवर. एंड इन तीनों में से किसी भी में आप फॉल करते हैं बेटा, इन एनी ऑफ द फॉलोइंग पर्टिकुलर पॉइंट, देन कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज मैंडेटरी. और इन सभी कंपनीज के लिए क्या रखा गया बेटा, एटलीस्ट सच कंपनी शैल हैव एटलीस्ट 2 ID independent directors in a BOD. बोलो तो इन अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और या फिर क्या बोलेंगे इसको, इन अ बोर्ड. तो बोर्ड में बेटा इस पर्टिकुलर कंपनी में क्या बोला गया है कि दैट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शुड बी देयर, देन द कंप्लायंस ऑफ दिस सेक्शन एंड दिस रूल विल बी देयर. अदरवाइज यदि आपने यहां पे 2 ID की बात नहीं की बेटा, देन द कंप्लायंस विल नॉट बी देयर. तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि रूल नंबर 4 सब रूल नंबर 1 में 10, 100 एंड 50 करोड़ की बात बोलेगी. तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं. सो नेक्स्ट में सर क्या एग्जाम्पशन मिल सकता है. सो क्योंकि रीजन बीइंग बच्चे ये कहते हैं सर मान लो यदि इस 10 करोड़ में कंपनी फॉल नहीं करती है, इट्स 100 करोड़ में यदि फॉल नहीं करते हैं एंड ये 50 करोड़ में फॉल नहीं करते हैं, तो स्टिल देयर इज अ रिक्वायरमेंट टू अपॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और नॉट. तो लेट्स सी उसके लिए क्या रखा गया है. तो अब हम लोग पढ़ते हैं प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड फर्दर दैट एंड प्रोवाइडेड आल्सो दैट. एंड प्लीज मेक श्योर प्रोवाइडेड यहां पे जो लिखा है बेटा फर्स्ट, ये इसको बोलेंगे आज के बाद इट्स अ फर्स्ट प्रोविजो. क्या नाम दिया जाएगा, इट्स अ फर्स्ट प्रोविजो. ये आपका क्या है बेटा, दिस विल बी द सेकंड प्रोविजो. This will be the second proviso, and this will be the what? It's a third proviso. So we have a proviso 1, we have a proviso number 2, we have a proviso number 3. So these are the 3 specific proviso which we need to understand, and for which it's a rule number which one? It's a 4. And please make sure ये आपका पार्ट जो मैं यहाँ पे प्रोविजो पढ़ा रहा हूँ बेटा, this is not for you can say the word section 149 subsection 4, क्योंकि ये रूल की बात कर रहे हैं. तो ये सारा प्रोविजो किसके साथ आ रहा है बेटा, it's a सब रूल नंबर 1 के साथ ये प्रोविजो लिखा हुआ है. तो इसका मतलब this is not for एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी, ये उसके लिए नहीं रखा गया है. तो सर ये किसके लिए रखा गया है, ये रूल में जो कंपनीज की बात करते हैं उसके लिए रखा गया है. एंड रूल में कंपनी किसका है, कौन सी कैटेगरी है बेटा, इट्स एवरी पब्लिक कंपनी हैविंग अ पेड अप कैपिटल ऑफ 10 करोड़ और मोर और हैविंग टर्नओवर ऑफ 100 करोड़ और मोर. और या फिर नेक्स्ट हम किसकी बात करते हैं बेटा, स्पेसिफिकली फॉर विच कंपनी, इट्स you can say the public company having aggregate outstanding loan etc and it's greater than how much, it's 50 crore. तो वहां पे कितना है, ग्रेटर देन 50 करोड़ रखा गया. चलिए यहां पे क्या प्रोविजन है, a company covered under this rule, a company covered under this rule is required to appoint higher number of independent directors due to the composition of audit committee and such a higher number of independent director shall be applicable. तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, तो अगेन वापस से नोट करने की रिक्वायरमेंट है क्योंकि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन. सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट. तो हम इसको एक्सप्लेन यहां पे करते हैं बेटा. तो अब ये क्या टर्म रखा गया, तो अब मैं उसके रिगार्डिंग बात करता हूं एंड वापस से फ्लो चार्ट पे आएंगे. प्रोविजो फर्स्ट, प्रोविजो फर्स्ट, प्रोविजो फर्स्ट में बेटा एक रेफरेंस है, वो किसका है, ऑडिट कमेटी. एंड आगे जाके ऑडिट कमेटी हम लोग पढ़ेंगे बेटा, और ऑडिट कमेटी के लिए लिखा हुआ है सेक्शन नंबर 177. तो लॉ मेकर ये कहते हैं कि सर रूल नंबर 4 सब रूल नंबर 1 में आईडी कम से कम मिनिमम आईडी कितना होना चाहिए बेटा, मिनिमम आईडीज होने चाहिए कितने बेटा, 2. लेकिन अब सेक्शन नंबर 177 के अकॉर्डिंगली यदि ऑडिट कमेटी में जो कॉम्पोजिशन है, कॉम्पोजिशन का मतलब है नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एंड दे विल बिकम द मेंबर ऑफ ऑडिट कमेटी. तो जो कॉम्पोजिशन है बेटा, यदि उसमें आईडी के लिए यदि ज्यादा नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, मान लेते हैं ऑडिट कमेटी, पढ़ाऊंगा जब आपको अगेन वापस से वो टाई अप करेंगे क्योंकि अभी मैं सिर्फ एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूं. लेकिन अगेन व्हाट वी हैव टू डू, अगेन जब सेक्शन 177 पढ़ेंगे बेटा तो वापस से आपको अगेन कनेक्ट करूंगा किसके साथ, रूल नंबर 4 सब रूल नंबर 1 के प्रोविजो फर्स्ट के साथ बेटा. तो आईडी मान लेते हैं यहां पे बोला गया ऑडिट कमेटी में कि सर आईडी 5 चाहिए.
तो अब ऑडिट कमेटी में यदि आईडी 5 की रिक्वायरमेंट आ रही है बेटा, लेकिन लॉ मेकर ये कह रहे हैं सर ऑडिट कमेटी के अकॉर्डिंगली 5 आईडी की रिक्वायरमेंट है, देन 2 आईडी का नहीं, फिर आईडी जो हायर है बेटा वो एप्लीकेबल होगा। तो हायर नंबर ऑफ आईडी देन दैट विल बी एप्लीकेबल, क्योंकि रीजन में यदि कंपनी में 2 ही आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं बेटा, और सेक्शन 177 के अकॉर्डिंगली यदि 5 आईडी की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि दैट कंपनी शैल हैव एटलीस्ट 5 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ओवर देयर, क्योंकि ऑडिट कमेटी में जितने भी डायरेक्टर एज अ मेंबर बनने वाले हैं बेटा, उन सभी डायरेक्टर्स में 5 आईडी का कॉन्सेप्ट रखा गया है। तो वी हैव टू फोकस ऑन 2 आईडी और वी हैव टू फोकस ऑन द 5 आईडी, देन वी हैव टू फोकस ऑन 5 आईडी इंस्टेड ऑफ व्हाट, इंस्टेड ऑफ यू कैन से द 2 आईडी। तो फिर हम लोग वहां पे 2 की बात नहीं करेंगे, हम लोग उसमें किसकी बात करेंगे बेटा, सो वी हैव टू फोकस ऑन बेसिक टर्म and which is basically 5 and we'll again discuss and section 177 में पूरा टेबल हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा, एंड वो टेबलर फॉर्म में अगेन मैं आपको क्या करूंगा, टाई अप करूंगा, क्योंकि सिर्फ ऑडिट कमेटी का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, ये मैंने सिर्फ एग्जांपल लिया, क्योंकि उसमें एक और कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे एंड इट्स नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी विल बी देयर एंड और फिर हम लोग यहाँ पे इस रूल की बात करेंगे। तो ओवरऑल सेक्शन 149 सबसेक्शन 4 रेड विद रूल नंबर 4 एंड देन प्रोविजो ओवर देयर, एंड देन हम लोग बात करेंगे रेस्ट ऑफ द सेक्शन जो मैं आगे डिस्कस करने वाला हूं। बट फॉर अ टाइम बीइंग एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन याद रखना, सर ऑडिट कमेटी सेक्शन 177 के अकॉर्डिंगली मिनिमम ऑडिट कमेटी में 5 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए, बट सेक्शन रूल नंबर 4 ये कह रहा है कि सर 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट है कंपनी में, देन दिस 2 विल नॉट बी एप्लीकेबल, देन कंपनी शैल अपॉइंट 5 independent directors in that particular situation. Are you getting my point? चलिए तो अब प्रोविजंस पे आते हैं नेक्स्ट। तो फर्स्ट प्रोविजो हमने यहां पे क्या किया बेटा, डिस्कस कर लिया। तो नाउ वी हैव अ सेकंड प्रोविजो। तो सेकंड प्रोविजो की बात करते हैं, प्रोविजो नंबर 2, एनी इंटरमिटेंट वैकेंसी, एंड प्लीज फ्लैशबैक में चलते हैं, वुमेन डायरेक्टर याद है वहां पे भी टर्म आया था इंटरमिटेंट वैकेंसी, एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द केस ऑफ द व्हाट, वुमेन डायरेक्टर। तो क्राइटेरिया अगेन जो पढ़ के वापस यहां पे आने वाले, तो प्लीज वो एक बार अपने माइंड में क्या करना है, यू जस्ट रिटेन, यू जस्ट रिकैप, उसको रिकैप करो इमीडिएटली, क्योंकि यही तरीका है बेटा कि यहां पे हम प्रोविजन पढ़ रहे हैं, इमीडिएटली आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए, क्या ये प्रोविजन कभी और पढ़ा था? यस, रूल नंबर 3 में पढ़ा था, एंड वो किसके रिगार्डिंग था बेटा, इट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ वुमेन डायरेक्टर, एंड वहां पे ये पार्ट ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो इंटरमिटेंट, और मैंने इसका नाम भी दिया था, याद है, इट्स ए कैजुअल वैकेंसी, इट्स ए कैजुअल वैकेंसी। तो कैजुअल वैकेंसी किसके प्लेस पे हो गया बेटा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। देन इन दैट सिचुएशन द पावर टू फिल वैकेंसी वो किसके पास है बेटा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सो द बोर्ड शैल फिक्स द पर्टिकुलर फिल द सच पर्टिकुलर वैकेंसी, सो दैट जो मिनिमम रिडक्शन है उसको फुलफिल किया जाए। लेकिन अब वो फिलफिल करने के लिए, आपको फिल करने के लिए अगेन क्या देखा गया, टाइम, not later than immediate next board meeting or 3 months from the date of such vacancy whichever is later। तो अगेन क्राइटेरिया वही वापस आ रहा है बेटा, एंड वापस वही क्या आ रहा है, सर यहां पे दी वैकेंसी राइज हुआ, यहां पे दी आईडी का जो प्लेस था वो क्या हो गया, विकेट। तो विकेट होने के बाद ये तो जो इमीडिएटली आपके क्या होने वाला है, नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग, ये तो उसमें आप वैकेंसी फिल करो, और या फिर आपको जो टाइम मिलता है बेटा वो 3 मंथ्स, और इन दोनों में क्या आएगा, विच एवर इज लेटर, विच एवर इज लेटर। तो यदि 3 मंथ्स यदि बाद में आ रहे हैं और उससे पहले यदि बोर्ड मीटिंग हो चुका है, तो यह तो उस बोर्ड मीटिंग में अपॉइंट होगा, और यदि उस बोर्ड मीटिंग में अपॉइंट नहीं किया है, तो अगेन व्हाट वी हैव टू डू, अगेन बोर्ड मीटिंग इज रिक्वायर्ड टू बी कंडक्टेड। और सर यदि उस 3 मंथ्स में कोई बोर्ड मीटिंग नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं, उसके बाद जो बोर्ड मीटिंग होगा, क्योंकि इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग चाहे वो विद इन 3 मंथ्स हो या फिर ना हो बेटा, एंड यदि विद इन 3 मंथ्स हो गया एंड तो उस केस में स्टिल यू हैव अ टाइम, देन 3 मंथ्स आपको कंसिडर कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट, सर यदि विद इन 3 मंथ्स नहीं हुआ, देन डेफिनेटली नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग जो अभी इमीडिएटली होने वाला है, तो हम उसकी बात करेंगे। तो ये प्रोविजो किसकी बात कर रहे हैं, इंटरमिटेंट वैकेंसी, कैजुअल वैकेंसी, एंड विच इज इन केस ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो प्रोविजो 1 एंड प्रोविजो 2, क्योंकि प्रोविजो 2 तो ऑलरेडी हमने पढ़ा था वुमेन डायरेक्टर का, वही सेम कॉन्सेप्ट है। तो आगे बढ़ते हैं, और नाउ वी हैव नेक्स्ट पार्ट, कंडीशन पे कंडीशन आप देख सकते हो, वी हैव वन कंडीशन, वी हैव वन कंडीशन, देन वी हैव नेक्स्ट कंडीशन, देन वी हैव नेक्स्ट कंडीशन, देन वी हैव वन मोर कंडीशन ओवर देयर। नाउ वी हैव अ थर्ड प्रोविजो, इट्स अ थर्ड वन।
तो थर्ड प्रोविजो क्या कहते हैं, एंड इट्स बेसिक पार्ट, इट्स एग्जाम्पशन फ्रॉम द एप्लीकेबिलिटी ऑफ रूल नंबर 4 सब रूल नंबर 1। मतलब कंपनी को आईडी अपॉइंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सर इन विच केस नो नीड टू अपॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, सो लेट्स सी कब ये अपॉइंट नहीं करना है, एंड इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन। हमारे लिए ये वाला प्रोविजन यहां पे रेलेवेंट है, हमारे लिए ये प्रोविजन रेलेवेंट है क्योंकि ये वाला प्रोविजन ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ बेटा, तो वो आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया था, तो उसकी रेलेवेंसी यहां पे कंपैरेटिवली कम हो जाती। तो पहला वाला प्रोविजन समझ में आ गया, तो अब दूसरे वाले प्रोविजन पे आते हैं, क्योंकि पहले वाले प्रोविजन में क्या बोले कि एक सर एक्सेप्शन की बात कर रहे हैं, एंड लास्ट वाले प्रोविजन में हम किसकी बात करते हैं, एग्जम्पशन की बात करते हैं। तो फर्स्ट प्रोविजन विल बिकम व्हाट, इट्स एंड व्हाट, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन ऑफ सब रूल नंबर 1। और ये वाला जो प्रोविजन है किसकी बात कर रहे हैं, एग्जम्पशन की, और एग्जम्पशन ऑफ विच वन, सब रूल नंबर 1। तो जब सब रूल नंबर 1 ही अप्लाई नहीं होगा बेटा, तो जब 1 की बात नहीं कर रहे तो मे भी हो सकता है फर्स्ट प्रोविजन की बात ना करें, तो वो हम लोग बात करेंगे ऑडिट कमेटी में, अपने आप समझ में आएगा, एंड वो आपको समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिकली कि सर जहां पे 1 अप्लाई नहीं हो रहा है तो ऑटोमेटिकली आपका प्रोविजन फर्स्ट भी अप्लाई नहीं होगा। तो अब यहां पे क्या लिखा हुआ है, दैट वेयर अ कंपनी सीजेस टू फुलफिल एनी ऑफ 3 कंडीशंस, एंड प्लीज एनी ऑफ मतलब कोई भी, उसमें से कोई भी कंडीशन आपने फुलफिल नहीं किया, एंड कौन से कंडीशन हुई, 10 करोड़, 100 करोड़ एंड 50 करोड़ for 3 consecutive years, then it shall not be required to comply with the particular rule and will comply with these provisions until such a particular time as it meets any of the conditions, as it's meet any of the condition। चलिए अब इस पे एग्जांपल यहां पे लिख रहा हूं, क्योंकि उससे आपको यहां पे क्या होगा, बेटर वे में समझ में आएगा। तो जस्ट वेट, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। तो सर अब यहां पे क्या एग्जांपल है, एंड वो बेसिकली यहां पे क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर पॉइंट में जो मैंने अभी फर्स्ट यहां पे डिस्कस किया था आप लोगों से, इट्स ए कॉन्सेप्ट ऑफ एप्लीकेबिलिटी। तो अब हम यहां पे किसकी बात करें बेटा, एग्जम्पशन, इट्स एग्जम्पशन फ्रॉम एप्लीकेबिलिटी। अब ये एग्जम्पशन लेकिन कब मिलेगा बेटा, ये एग्जम्पशन कब दिया जाएगा, तो ये एग्जम्पशन दिया जाएगा इफ अ कंपनी, एंड विच वन, it's a public company, ceases to fulfill any of the conditions in which year, 3 consecutive year, it's not current year, ध्यान रखना, it's a 3 consecutive financial year, consecutive मतलब back to back 3 consecutive years तक आपने conditions को fulfill नहीं किया, then no need to appoint IDs। कब तक के लिए बेटा, until fall in any of the conditions। तो जब तक किसी भी कंडीशन में आप फॉल नहीं कर जाते हैं तब तक आपको यहां पे आईडी अपॉइंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं, तो इसका मतलब आपको प्रोविजन रूल नंबर 4 का जो है बेटा वो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, मान लेते हैं बेटा 2008 में, 2008 में कंपनी का पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल था बेटा 5 CR, टर्नओवर था यहां पे मान लेते हैं, टर्नओवर ऑफ सच कंपनी इट्स 150 CR, एंड आउटस्टैंडिंग जो आपके बोरोइंग्स एक्सेट्रा है, विच मींस लोन, डिवेंचर्स, डिपॉजिट्स, ये कंपनी का कितना था, 25 CR। तो अब एक बात कंफर्म है, क्या तीनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल हो रहा है बेटा, यस ये हो रहा है, क्योंकि इट्स मोर देन 100 करोड़, और जबकि क्या लिखा है, इट्स 100 करोड़ और मोर, तो इसका मतलब ये सर ऑलरेडी 100 करोड़ को क्रॉस हो रहा है। तो अब 2008 में क्या करना पड़ेगा बेटा, क्या करने की रिक्वायरमेंट है, आईडी की बात कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब 2008 में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर विल बी देयर। अच्छा ये सर ये कहां से आपने देखा बेटा, ये तो आप सबको पता है, बैलेंस शीट से पता चल जाए।
एंड बैलेंस शीट किसका होगा बेटा? डेफिनेटली वो 2007 जो लेटेस्ट होगा, या फिर हम यदि ऑडिटेड बैलेंस शीट जो भी हो जिस पीरियड का, बट वो डेफिनेटली आपको क्या करना है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि सर 2008 में वो कंडीशन यहां पे फुलफिल होगी। तो 2008 में अभी क्या करना पड़ेगा? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स विल बी देयर, और अब इस कंपनी को 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना पड़ेगा बेटा। 2 आईडीज, 2 इज मैंडेटरी, 2 हो गया। अब आते हैं, बात करते हैं 2009 की। तो 2009 में कंपनी का जो कैपिटल था बेटा वही सेम 5 सीआर, टर्नओवर कंपनी का जो है वो 75 सीआर, एंड आउटस्टैंडिंग जो लोन डिवेंचर्स और डिपॉजिट है बेटा वो आपका मान लेते हैं यहां पे कितना हो गया? इट्स 15 सीआर। तो सर क्या किसी में भी कंडीशन में आ रहे हैं? तो इसका मतलब है नॉट कंप्लाई एनी ऑफ द कंडीशंस ऑफ विच वन? रूल 4 सब रूल नंबर 1। तो उसमें से किसी भी पर्टिकुलर रूल का जो प्रोविजन है वो हम यहां पे फुलफिल नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट सर 2010 में आते हैं। तो 2010 में अगेन कंपनी का कैपिटल अभी भी वही है बेटा, एंड टर्नओवर यहां पे मान लेते हैं कंपनी का 85 सीआर हो गया, एंड आउटस्टैंडिंग जो आपका लोन था, डिवेंचर्स था एंड डिपॉजिट्स था, वो आपका मान लेते हैं यहां पे कितना है बेटा? इट्स 10 सीआर। सो अगेन क्या यहां पे वो कंडीशन फुलफिल हुआ? सर अगेन ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ, द क्राइटेरिया विल रिमेन सेम। तो कॉन्सिक्यूटिवली कितने नंबर ऑफ ईयर्स हो चुके हैं बेटा? 2 साल हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट थर्ड में। तो 2011 कैपिटल 5 सीआर, टर्नओवर 80 सीआर, आउटस्टैंडिंग लोन डिवेंचर्स डिपॉजिट्स कितना है बेटा? 9.5 सीआर। ये फुलफिल हुआ? अगेन आंसर इज नो। तो बेटा कितने नंबर ऑफ ईयर्स हो गए? सर 3। लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट क्या सर 2009 में आईडी की रिक्वायरमेंट है, 2010 में आईडी होगा, एंड क्या 2011 में आईडी होगा? बेटा जो आईडी अपॉइंट हो चुका है यहां पे, अब वो आपकी चॉइस है। इसका मतलब अगले 3 साल तक तो आपको कंटिन्यू करना है, क्योंकि 3 इयर्स के बाद आपको एग्जाम्पशन मिलेगा। तो 2008 में आईडी है, तो इसका मतलब वो नेक्स्ट अगले 3 साल तक वो कंटिन्यू करेगा। क्यों? क्योंकि रीजन मीन 3 इयर्स में बेटा आपको ये याद रखना है कि इन 3 में से किसी भी साल में कंडीशन फॉल नहीं करते हो, तो फिर अब क्या होगा बेटा? देन हम क्या बोलेंगे कि दैट 2012 ऑनवर्ड्स क्या हो जाएगा? एग्जाम्पशन। तो ये 3 साल के बाद आपको क्या मिलेगा? एग्जाम्पशन विल बी देयर। और वो कब तक के लिए? मान लेते हैं ये 2020 तक एज इट इज सेम रहा बेटा, एंड 2020 में जाके कैपिटल जो था कंपनी का वो आपका 8 करोड़ हो गया, एंड जो टर्नओवर था, टर्नओवर कंपनी का वो मान लेते हैं 250 सीआर हो गया, एंड मान लेते हैं आउटस्टैंडिंग जो लोन डिवेंचर्स एंड डिपॉजिट था बेटा वो आपका यहां पे कितना हो गया? फॉर एग्जाम्पल 45 हो। तो अब इस कैटेगरी में फॉल कर गए, तो अब अगेन क्या करना है? सर इसमें हमें क्या अपॉइंट करने की रिक्वायरमेंट है? आईडी विल बी देयर। सो व्हाट डज इट मीन कि सर हम लोग जब भी आईडी अपॉइंट करते हैं, जब भी एक कंडीशन में फॉल करेंगे, तो नेक्स्ट वो 3 इयर्स तक तो आईडी रहेगा, क्योंकि उस 3 इयर्स में एग्जाम्पशन नहीं है, उस 3 इयर्स के बाद है, एंड उस 3 इयर्स में आप यदि उसमें से कोई भी कंडीशन में फॉल नहीं करते हैं देन यू विल गेट द एग्जाम्पशन। लेकिन आप उस 3 इयर्स में किसी में फॉल कर जाते हैं तो फिर तो कंफर्म है कि आपको उस ईयर में और उसके ऑनवर्ड्स अगले नेक्स्ट 3 साल तक आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा। तो लॉजिकली आईडी will be there for the year in which the particular company fall in any of the condition, and then next 3 years will be there, क्योंकि अगले 3 साल में अगेन हमें चेक करना है एक एक करके कि सर वो पर्टिकुलर लिमिट में फॉल कर रहे नहीं कर रहे हैं, एंड यदि उस 3 साल में आपने फॉल नहीं किया देन 3 इयर्स के बाद क्या मिल जाएगा? यू विल गेट द एग्जाम्पशन। तो एग्जाम्पशन विल बी देयर, बट फॉर एग्जाम्पशन यू हैव टू वेट फॉर हाउ मेनी नंबर ऑफ इयर्स? 3 इयर्स। तो अब इस केस में 12 ऑनवर्ड्स एग्जाम्पशन मिला, और वो कब तक बेटा? 2019 तक, क्योंकि 20 में वो लिमिट अगेन आपने क्या किया? लिमिट में फॉल कर गए। तो लिमिट में फॉल करने का मतलब है कि आपने रूल 4 सब रूल 1 का कोई ना कोई कंडीशन फुलफिल किया, एंड फुलफिल करते ही नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ आईडी विल बी देयर। तो अब आईडी यहां पे अपॉइंट करना पड़ेगा। तो आईडी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए एग्जाम्पशन भी आ गया, और आईडी के लिए हमने ऊपर क्या पढ़ा? एक्सेप्शन भी आ गया। बट एक्सेप्शन किसके लिए था? कि सर रूल नंबर 4 सब रूल नंबर 1 क्या कहते हैं?
एंड प्रोविजो फर्स्ट क्या कहता है उसका, सर आईडी या तो दो या फिर कोई और प्रोविजन हायर नंबर ऑफ आईडी की बात करता है तो हम उसके रिगार्डिंग बात करेंगे, तो हम उसके रिगार्डिंग बात करेंगे एंड उसमें 177 ऑडिट कमेटी का मैंने प्रोविजन बताया। दूसरा पॉइंट, लास्ट वाला पॉइंट क्या करता है, थर्ड प्रोविजो सबसेक्शन रूल नंबर 1 का, रूल नंबर 4 सब रूल नंबर 1 का बेटा, तो जो आपका प्रोविजो थर्ड क्या कहता है, एग्जाम्पशन। बट एग्जाम्पशन कब मिलेगा, जब लगातार 3 इयर्स तक आप उन तीनों में से किसी भी एक कंडीशन में आप फॉल नहीं करते हैं, तो इसका मतलब वो कंडीशन एप्लीकेबिलिटी के लिए और पढ़ा जाएगा लेकिन एग्जाम्पशन के लिए वो एंड पढ़ा जाएगा। सर ये क्या बवाल, ये समझ में नहीं आया, बट एप्लीकेबिलिटी का मतलब है कि दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, एंड उन तीनों में से कोई एक में भी फॉल करते हैं देन डेफिनेटली आईडी मस्ट बी देयर। और एग्जाम्पशन का मतलब क्या है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग, मतलब उन तीनों में से किसी में भी फॉल नहीं होना चाहिए, एंड आप नहीं होंगे देन डेफिनेटली यू विल गेट द एग्जाम्पशन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर थर्ड ईयर के बाद, मतलब फोर्थ ईयर ऑनवर्ड्स। बट कब तक के लिए, जब तक आप अगेन वापस से उस लिमिट में फॉल नहीं करते। तो ये था कहानी, एंड ये हमने पढ़ा किसके लिए, ये पढ़ा हमने सब रूल नंबर 1 ऑफ रूल नंबर 4 एंड प्रोविजो फर्स्ट, प्रोविजो सेकंड एंड प्रोविजो थर्ड। अरिगेटिव में पॉइंट, ये तीनों प्रोविजन आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे नेक्स्ट पार्ट, इट्स अ फर्स्ट पार्ट, इट्स अ सेकंड वन एंड इट्स अ थर्ड वन। तो इट्स एग्जाम्पशन पार्ट, इट्स अ वैकेंसी पार्ट एंड इट्स एक्सेप्शन पार्ट। ये एक्सेप्शन है, it's exceptions over there, exception, and this will be the what, it's a vacancy, and what this one, exemption. So these are the three specific criteria. तो ये आपको आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, नाउ वी हैव एक्सप्लेनेशन। तो अब एक्सप्लेनेशन में नंबर 1 क्या कहता है, अभी ये ऑलरेडी मैंने बता दिया कि जो हम लोगों को पेड अप कैपिटल लेना है, जो हम लोगों को टर्नओवर लेना है बेटा, एंड जो आउटस्टैंडिंग लोन डिवेंचर्स डिपॉजिट्स ये लेना है, ये हमेशा एग्जिस्टिंग लास्ट डेट ऑफ लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओवर देयर विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो हमें वो कंसिडर करने की रिक्वायरमेंट है। तो इट्स लास्ट डेट ऑफ लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल, तो इसका मतलब जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो एट प्रेजेंट लेटेस्ट है बेटा, तो हमें वो कंसिडर करना है एंड उसके बेसिस पे पेड अप कैपिटल, टर्नओवर एंड एग्जिस्टिंग आपका जो आउटस्टैंडिंग बोरिंग वगैरह वो देखना है। तो ऑडिटेड, प्लीज पॉइंट ऑफ नोटेड, इट्स नॉट अनऑडिटेड, क्योंकि अनऑडिटेड भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। दैट मस्ट बी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड प्लीज मेक श्योर। नाउ वी हैव नेक्स्ट पार्ट, एक और पॉइंट पे आते हैं बेटा, क्या लिखा, कंपनी बिलोंगिंग टू एनी क्लास ऑफ कंपनीज for which higher number of independent director has been specified in law for the timing in force shall comply with the requirement of specified। ये ऑलरेडी अभी डिस्कस किया था हम लोगों ने बेटा, तो ये अभी ऑलरेडी मैंने ऑलरेडी पढ़ाया था। सर ये कहां पे पॉइंट हमने डिस्कस किया था, यू जस्ट वेट। ये देखो, तो ये ऑलरेडी हमने यहां पे डिस्कस कर लिया, तो वो वही पॉइंट है बेटा, इट्स नथिंग ओवर देयर। ये जो हायर नंबर यदि लॉ की बात करते हैं एंड हायर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए प्रोविजन रखा गया है, तो डेफिनेटली सच हायर नंबर विल बी देयर, देन अब वो प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। तो इसका मतलब है टू और सच हायर नंबर एज स्पेसिफाइड इन सच लॉ, यदि कोई भी पर्टिकुलर लॉ। अच्छा, अब इसमें किसकी बात करें, बट रेलेवेंसी क्या है, वी नीड टू चेक कि सर यहां पे जो प्रोविजन है और ये जो प्रोविजन रखा गया है, तो इसमें यहां पे किसकी बात कर रहे हैं, what about the criteria, what about the variation, higher number of independent directors due to composition of audit committee and such higher number of independent directors shall be applicable। but please make sure, यहां पे हाईलाइट कर रहा हूं मैं यहां पे बार बार, ये किसकी बात कर रहे हैं, तो सर इस प्रोविजो में ऑडिट कमिटी की बात कर रहे हैं, बट यहां पे क्या कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिट कमिटी है बेटा, आंसर इज नो। तो सर यहां पे कॉन्सेप्ट किसका रखा गया है, a company belonging to any class of company for which higher number of independent director has been specified in the law for the timing in force। but which law, any law जिसमें भी concept of independent director आ रहा है बेटा, any law whether it is companies act, FEMA, any other act, जहां पे भी आप पढ़ते हैं जिसमें भी ये concept आ गया, SEBI act can be there, तो जहां पे भी ये provision आ गया, तो if the law which is in force
तो इसका मतलब है सेबी के जो रेगुलेशन है बेटा, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द लॉ। एंड यदि सेबी के रेगुलेशन में हायर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोला गया किसी कंपनी के लिए, तो फिर वो हायर नंबर अप्लाई होगा। तो फिर हम लोग यहां पे जो पढ़ गए हैं वो अप्लाई नहीं होगा। तो व्हाट डज इट मीन कि सर प्रोविजो जो फर्स्ट हमने बात की वो किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ एक ही सेगमेंट की, ऑडिट कमेटी। एंड ऑडिट कमेटी इसी एक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं। लेकिन यहां पे किसके रिगार्डिंग है बेटा, सर कोई भी अदर लॉ, लेकिन प्लीज मेक श्योर वो फॉर द टाइम बिंग क्या बेटा, इन फोर्स, मतलब वो लॉ अभी भी एग्जिस्टेंस में है और वो हमारे ऊपर एप्लीकेबल है। यदि वो लॉ आपका क्या हो चुका है बेटा, डिलीट हो गया, वो लॉ ऑलरेडी ओमिटेड है, तो हम उसकी बात नहीं कर रहे। आई एम नॉट अबाउट द कंपनीज एक्ट, ओल्ड प्रीवियस कंपनीज एक्ट। आई एम नॉट अबाउट द सेबी गाइडलाइंस जो पुराना था 2018 से पहले, क्योंकि 18 में अगेन न्यू रेगुलेशन ओवर दिए, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो ओल्ड प्रोविजन है उसको नहीं कंसिडर करना है। तो एट प्रेजेंट जो एग्जिस्टिंग है बेटा, एज प्रेजेंट जो एप्लीकेबल है, हम उसकी बात कर रहे हैं, तो उस पर हमें फोकस करना है। एंड व्हाट वी हैव टू डू, वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो किसी भी लॉ में हायर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर यदि बोला गया, तो फिर हमें वो हायर नंबर लेना पड़ेगा। तो फिर हम लोग यहां पे जो रूल में पढ़ रहे हैं वो नहीं कंसिडर किया। तो इसका मतलब मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूं, एंड आगे हम लोग प्रोविजन पढ़ेंगे जब ऑडिट कमेटी का पार्ट आएगा, देन अगेन आई एक्सप्लेन इन डिटेल। मान लो यहां पे कितना बोला गया, 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। मान लो ऑडिट कमेटी को बोला गया 5 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। एंड मान लेते हैं किसी अदर लॉ में, अदर लॉ, तो अदर लॉ में बोला गया 7 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो इन दिस केस हम लोगों को 2 कंसिडर करना है, 5 कंसिडर करना है और 7। तो नाइदर 2 विल बी देयर नॉर 5 विल बी देयर, देन 7 विल बी देयर। तो फिर हमें 7 कंसिडर करना पड़ेगा। तो फिर हमें 7 कंसिडर करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहां पे वर्ड क्या लिखा है, हायर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर स्पेसिफाइड इन लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स शैल कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड इन सच पर्टिकुलर लॉ। एंड सच पर्टिकुलर लॉ का मतलब क्या है, उस लॉ की बात कर रहे हैं जिसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपको हायर नंबर बोला गया। तो फिर कंपनीज एक्ट अप्लाई नहीं होगा। neither the concept of rule number which one 4 nor the concept of section number 177, because proviso first talks about the audit committee, but here we have, you can say, the other law. And if other law having a provision of 7 independent directors, but please make sure ये सिर्फ example है, and don't take it otherwise, इसको किसी अदर वे में मत लेना, सर ये किस लॉ में प्रिस्क्राइब्ड है, ये मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल दिया। एंड जहां लिखा होगा देन आई लेट यू नो, बट आपको समझाने के लिए एक सिंपल, देखो सिंपल एग्जाम्पल 100% वहां पे आपको दिखने के लिए मिलेगा हर प्रोविजन पे। सिंपल एग्जाम्पल से क्या होता है, कॉन्सेप्ट को समझना इजी हो जाएगा। एंड जब वो कॉन्सेप्ट इजी हो जाएगा बेटा, तो आप किसी भी कंपनी में हो, चाहे वेदर इट इज टाटा इंडस्ट्रीज, वेदर इट इज रिलायंस इंडस्ट्रीज, एनीथिंग कैन बी देयर, तो आप उसको इजीली कंपनी के अकॉर्डिंगली, एंड वहां पे कौन कौन से लॉज अप्लीकेबल हैं, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। तो वो आप इजीली उसको समझ में आ जाए। बट द इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि यदि वो आपको सिंपल वे में नहीं समझाया जाए, तो फिर हाउ यू कैन अंडरस्टैंड, तो फिर आप वो कैसे प्रॉपर वे में समझोगे। तो ट्राई टू मेक इट इजी। तो इजी वे में कहने के वो प्रोविजन समझ में आना चाहिए। तो आई होप यहां पे अदर लॉ के रिगार्डिंग दी कोई प्रोविजन है बेटा, देन वी हैव टू फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर अदर लॉ। देन हम लोग यहां पे कंपनीज एक्ट में जो प्रोविजन लिखा हुआ इंडिपेंडेंट का, हम उसकी बात नहीं करने वाले। नेक्स्ट, तो वी हैव सब रूल नंबर 1, we have proviso first, proviso second, proviso third, explanation and proviso number 4. Now we have next part, sub rule number 2 पे आते हैं बेटा। and sub rule number 2 of which one, it's a basically rule number 4। तो अब यहां पे क्या है, अगेन वन मोर एग्जाम्पशन। अच्छा सर, पीछे जो एग्जाम्पशन था वो बेटा एग्जाम्पशन क्या था कि सर एक कंपनी है जिसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की प्रोविजंस की एप्लीकेबिलिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन अब उस कंपनी को उस पर्टिकुलर रूल से, सब रूल से एग्जाम्पशन चाहिए, तो उसको 3 साल तक क्राइटेरिया एप्लीकेबल नहीं हो। आपको 3 साल में मतलब किसी भी कंडीशन में फॉल नहीं करना है। एंड 3 इयर्स में किसी में फॉल नहीं करेंगे, देन यू विल गेट द एग्जाम्पशन। बट सर यहां पे किसकी बात कर रहे हैं, एंड ये पहले नहीं था बेटा, ये रूल बेसिकली यहां पे जो प्रोविजन हम लोग बात कर रहे हैं, तो एक कॉन्सेप्ट यहां पे आपको चेंज नजर आएगा। तो ओवरऑल यहां पे आपको प्रोविजंस कहीं ना कहीं हम लोग देख रहे हैं। एंड सर अब इसमें किसकी बात कर रहे हैं, स्टार्ट विद द टर्म। पहली बात ये किस पे एप्लीकेबल है बेटा, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, क्योंकि इससे पहले भी हमने किसकी बात की, इससे पहले भी हमने रूल में किसकी बात की बेटा, सब रूल 1 ऑल्सो टॉक्स अबाउट द व्हाट, इट्स अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। तो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी शेल नॉट कवर्ड अंडर सब रूल नंबर 1। तो सब रूल नंबर 1
It's a concept of ID. And how many number of ID? 2. तो यहां पे क्या लिखा है? Unlisted public company shall not covered under sub rule number 1, namely, first, if that unlisted company is a joint venture, if that unlisted company it's wholly owned subsidiary, if that unlisted company is what? It's a dormant company. Section 455, जो इवन आपने इंटर में डेफिनेशन पढ़ा होगा बेटा, इंटर में जॉइंट वेंचर की डेफिनेशन पढ़ते हैं, इंटर में होली ओन सब्सिडरी की डेफिनेशन पढ़ते हैं, एंड इंटर में डोरमेंट कंपनी की बात करते हैं. लेकिन सर होली ओन सब्सिडरी, ये पॉइंट याद रखना है, क्योंकि सब्सिडरी है तो ले लेना है, लेकिन यदि वो होली ओन सब्सिडरी है तो एग्जम्पशन की बात कर रहे हैं. तो इसका मतलब है सर वी हैव टू डिफरेंट पार्ट, इट्स सब्सिडरी एंड होली ओन सब्सिडरी. एंड होली ओन सब्सिडरी का मतलब क्या है? A limited, B limited, and B limited acquired by A limited and it's 100%. 100% B limited पे A का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रोल है बेटा. तो अब ये क्या बन गया? होली ओन सब्सिडरी. एंड प्लीज मेक श्योर आपको होली ओन सब्सिडरी का प्रोविजन अच्छे से और सब्सिडरी का प्रोविजन याद होना चाहिए, क्योंकि सब्सिडरी का प्रोविजन सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 87 में लिखा हुआ बेटा. एंड सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 87 आपको प्रॉपरली इंटर में पढ़ाया गया होगा. एंड प्लीज मेक श्योर यहां पे यदि प्रोविजन है तो हम लोग उसको पढ़ेंगे. बट मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, क्योंकि इंटर में बेटा इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. इट्स होली ओन सब्सिडरी. तो होली ओन सब्सिडरी की बात कर रहे हैं, लेकिन सब्सिडरी की बात नहीं कर रहे हैं. एंड सब्सिडरी कब होता है बेटा? जब हम लोग बात करते हैं किसी भी कंपनी में ग्रेटर देन 50% आपने कंट्रोल किया. 50% से ज्यादा आपने कंट्रोल किया, इट्स नॉट 50%, इट्स मोर देन 50%. सो दैट कंपनी विल बिकम व्हाट? इट्स अ सब्सिडरी बट नॉट होली ओन सब्सिडरी. But if a company having a control, it's 100%, then the nature of company is said to be what? It's a wholly owned subsidiary over there. The joint venture will be exempted. Number 2, wholly owned subsidiary will be exempted, and dormant company will be exempted. But why exemption will be there? क्योंकि word क्या लिखा है? Unlisted public company shall not covered in sub rule number 1. Even though उनका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ और मोर हो जाए, उनका टर्नओवर बेटा 100 करोड़ और मोर हो जाए, उनका इवन आउटस्टैंडिंग डेट जो भी था, इट्स लोन, डिवेंचर्स एंड डिपॉजिट्स, इट्स मोर देन 50, तब भी उनको यहां पे एक्सक्लूड करना है. एंड नो नीड टू फुलफिल द कंडीशन ऑफ व्हाट? इट्स आईडी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स नहीं फुलफिल. तो फिर उस केस में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है. एंड थर्ड कंपनी कौन सी है बेटा? डोरमेंट कंपनी. एंड डोरमेंट कंपनी अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ द इंटर. तो अगेन ये इंटर में आपने पढ़ा है. तो इंटर में तीनों चीजों को एक्सप्लेन किया होगा. इंटर में तीनों चीजें आपने पढ़ी है कहीं ना कहीं बेटा. तो जॉइंट वेंचर विल बी exempted, wholly owned subsidiary will be exempted, and then definitely dormant company will be exempted from sub rule number 1. And that's why no need to appoint IDs. सर ये अनलिस्टेड पब्लिक है. व्हाट अबाउट द प्राइवेट? बेटा प्राइवेट तो ऑलरेडी एग्जम्प्टेड है, प्राइवेट पर तो प्रोविजन अप्लाई होगा ही नहीं, क्योंकि सब रूल नंबर 1 में टर्म क्या था? पब्लिक कंपनी एंड पब्लिक कंपनी. एंड तीनों पब्लिक कंपनी में अनलिस्टेड वर्ड इंप्लाइड है, क्योंकि लिस्टेड ऑलरेडी आ चुका है सेक्शन 149 में बेटा. तो सेक्शन 149 सबसेक्शन 4 में ऑलरेडी वो प्रोविजन है. तो ओवरऑल क्राइटेरिया यहां पे समझ में आया आप लोगों को? तो बेसिकली ये था किसके रिगार्डिंग बेटा? इट्स ऑल अबाउट दी सबसेक्शन नंबर विच वन? पहले सबसेक्शन की बात कर लेते हैं, 4. एंड द 4 टॉक्स अबाउट द लिस्टेड पब्लिक कंपनी फर्स्ट एंड इट्स 1/3. एंड देन वी हैव अ नेक्स्ट पार्ट, इट्स अदर क्लास ऑफ कंपनीज एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स यू कैन सी. एंड उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वी जस्ट रेफर रूल नंबर 4. तो रूल नंबर 4 में फिर हमने क्या डिस्कस किया बेटा? कौन कौन सी कंपनी? इट्स ऑन द बेस ऑफ द कैपिटल, ऑन द बेस ऑफ द टर्नओवर, ऑन द बेस ऑफ द आउटस्टैंडिंग लोन, डिवेंचर एंड डिपॉजिट्स. इन तीनों के बेसिस पे हमने डिस्कस किया. एंड फिर हमने किसकी बात की? प्रोविजो 1, प्रोविजो 2 एंड प्रोविजो 3. एंड प्रोविजो 1 किसकी बात करता है? एक्सेप्शन. प्रोविजो 2 किसकी बात करता है? वैकेंसी. एंड प्रोविजो 3 किसकी बात करता है बेटा? एग्जम्पशन. बट एग्जम्पशन के लिए क्राइटेरिया याद रखना, प्लीज मेक श्योर. नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन, कैसा जो लोन लेना है, डिपॉजिट लेना है, डिवेंचर लेना है, पेड अप शेयर कैपिटल की बात करेंगे, टर्नओवर, तो वो लास्ट डेटेड, जो लास्ट डेट पे लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट होगा उसकी बात करते हैं बेटा. फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करेंगे. एंड देन वी हैव वन मोर प्रोविजो, एंड प्रोविजो 1 एंड देन वी हैव वन मोर प्रोविजो. एंड इन दोनों को टाई अप करके पढ़ना है. तो 1 एंड 4 दोनों को कनेक्ट करना है. 1 किसकी बात करता है? ऑडिट कमेटी की बात करता है. लेकिन 4th किसकी बात करता है? सर एनी अदर लॉ
तो इसमें से जो भी आपका सबसे ज्यादा आईडी की बात करता है बेटा, हमें उसको फॉलो करना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट सब रूल नंबर 2, इट्स नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सब रूल नंबर 1। किसकी बात करेंगे? जॉइंट वेंचर, होली ओन्ड सब्सिडियरी एंड डोरमेंट कंपनी, एंड इट्स अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। अच्छा ये सर ये तीनों लिस्टेड है, तो फिर क्या करेंगे? फिर तो ऑटोमेटिकली लिस्टेड वाले पार्ट में आ जाएगा। एंड ये बताओ लिस्टेड वाले पार्ट में क्या जॉइंट वेंचर, होली ओन्ड सब्सिडियरी और डोरमेंट के लिए कुछ एग्जाम्पशन रखा गया? नहीं। तो एक बार इसको नोट कर लेना सो दैट आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बेटा। तो इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं। अब हम लोग बात करते हैं किसके रिगार्डिंग यहां पे बेटा? एग्जाम्पशन। एग्जाम्पशन किसके रिगार्डिंग? जेवी, डब्ल्यूओएस एंड डोरमेंट। और ये तीनों किसका पार्ट है बेटा? पब्लिक कंपनी। नंबर 1, यदि ये तीनों क्या है बेटा? लिस्टेड कंपनी, तो फिर तो क्या होगा? नो एग्जाम्पशन विल बी ग्रांटेड। बट ये तीनों ही क्या है बेटा? अनलिस्टेड। देन अगेन ये क्या हो जाएगा बेटा? एग्जाम्पशन ग्रांटेड विल बी, एग्जाम्पशन विल बी। अच्छा सर यदि ये तीनों ही किसकी बात कर रहे हैं? जेवी, डब्ल्यूओएस एंड यू कैन से विच वन? डोरमेंट। ये तीनों ही किसका पार्ट है बेटा? प्राइवेट कंपनी का। तो बेटा ये तो ऑलरेडी क्या है? ये तो ऑलरेडी exempted, but why? क्योंकि रीजन बीइंग सब रूल नंबर विच वन? इट्स रूल नंबर 4 सब रूल नंबर 1 talks about the unlisted public company over there. तो इट्स ऑल अबाउट द अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। तो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो इसका मतलब है सर प्राइवेट कंपनी तो ऑलरेडी एग्जम्प्टेड है, लेकिन इस अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में पहले ये रूल नंबर 4 सब रूल 1 में ये नहीं बोला गया था सर जॉइंट वेंचर, होली ओन्ड सब्सिडरी एंड डोरमेंट को यहां पे क्या करेंगे? इंक्लूड करेंगे नहीं। तो फर्स्ट को जब आप पढ़ते हैं तो ये समझ में आता है कि सर वो इंक्लूडेड है, लेकिन जब हम लोग किसकी बात करेंगे? रूल नंबर 4 सब रूल नंबर 2, तो फिर क्या समझ में आएगा कि सर ये भी आपका एग्जम्प्टेड हो गया, तो ये आपका ये भी एग्जम्प्टेड है। तो प्राइवेट ऑलरेडी एग्जम्प्टेड था एंड देन ऑटोमेटिकली यहां पे। अच्छा प्राइवेट में देखा जाए बेटा, यदि मैं प्राइवेट की बात करूं तो प्राइवेट कंपनी में चाहे वो लिस्टेड हो बेटा या फिर वो अनलिस्टेड हो, तो वो दोनों ही आपका क्या है बेटा? एग्जम्प्ट है। वो दोनों में ही एग्जम्पशन है, क्योंकि सेक्शन नंबर 149 यू कैन से सबसेक्शन 4 में वर्ड लिखा है इट्स एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी, ये रखा गया। एंड फिर रूल नंबर 4 सब रूल नंबर 1 में हम किसकी बात करते हैं बेटा? पब्लिक कंपनी। एंड पब्लिक कंपनी में कंफर्म है क्या लिखा जाएगा? अदर देन लिस्टेड, ये रखा। तो यहां पे जो पब्लिक कंपनी है तो वो अनलिस्टेड की बात कर रहे हैं तो उसमें ऑटोमेटिकली प्राइवेट एक्सक्लूड हो गया, और जब लिस्टेड की बात कर रहे थे वहां पे भी टर्म क्या था? इट्स अगेन वी हैव अ टर्म पब्लिक, तो वो वहां से भी एग्जाम्पशन मिल गया। तो प्राइवेट कंपनी पे तो लॉजिकली सेक्शन नंबर 149 अप्लाई नहीं हो रहा है, खासकर आईडी के रिगार्डिंग। तो 149 आईडी मतलब सब रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 एंड सबसेक्शन नंबर 4, तो नॉट अबाउट द अदर टर्म। तो अब क्या याद रखने सर? 149 सबसेक्शन 4 एंड देन उसके बाद रूल नंबर 4, दिस विल नॉट बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ द प्राइवेट कंपनी वेदर लिस्टेड और अनलिस्टेड ओवर देयर। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट पार्ट सर, जब ये अप्लाई नहीं हो रहा है तो बताओ ये रेस्ट ऑफ द पार्ट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का जो भी होगा बेटा, तो बताओ क्या वो भी एग्जाम्प्ट होगा? नहीं होगा? यस, वो भी एग्जाम्प्ट। तो अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं बेटा। एंड नाउ वी हैव नेक्स्ट प्रोविजन, इट्स सबसेक्शन नंबर 5। तो अभी सबसेक्शन नंबर 3 पढ़ के आए थे, याद होगा आप लोगों को, पीछे हमने प्रोविजन पढ़ा था। तो अब यहां पे सबसेक्शन नंबर 5 क्या कहते हैं? तो अब जरा यहां पे सबसेक्शन 5 से पहले जो सबसेक्शन नंबर हम पढ़ के आए थे एक बार वो आपको यहां पे दिखाता हूं। 2 की बात करते हैं।
एंड 2 में क्या लिखा था? इट्स कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 1956 एंड ये क्या रखा गया था? देन वी हैव अ टाइम पीरियड ऑफ 1 ईयर फॉर द पर्पज ऑफ कंप्लाइंग विद द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन नंबर 1. अब यहां पे बेटा किसके रिगार्डिंग रखा गया? यहां पे किसके रिगार्डिंग? अगेन सर वही सेम प्रोविजन है, बट इन दिस केस वी हैव सब सेक्शन नंबर 4. तो सबसेक्शन नंबर 2 related with subsection number 1, subsection number 5 related with subsection number 4, and it's again the company existing on or before the commencement of Companies Act 2013. Then all such company having a time of 1 year to fulfill the conditions as specified in subsection number 4, and subsection number 4 also refer rule number which one? 4. इसको fulfill करने की बात करो. बट फ्रैंकली स्पीकिंग 1 ईयर, एंड व्हाट डू यू थिंक? ये प्रोविजन ऑलरेडी एग्जाम्प्ट हो चुका है बेटा. ये प्रोविजन ऑलरेडी रेलेवेंट है या फिर इरेलेवेंट? इट्स ऑलवेज इरेलेवेंट. तो इसका मतलब है ये प्रोविजन आज के टाइम में एप्लीकेबिलिटी खत्म हो गया, क्योंकि जब आप पीछे पढ़ोगे तो इवन जो अमेंडमेंट्स भी थे बेटा, तो वो भी 18 तक की अमेंडमेंट की बात की, मतलब वो 18 से ही इफेक्टिव है एंड इट्स 2020. तो रूल के रिगार्डिंग बात करते तो उसमें भी तो कोई प्रोविजन ऐसे पड़ा था. तो इसका मतलब लॉजिकली 2020 में बेटा ना तो हम लोग सबसेक्शन 4 की बात करेंगे एंड ना तो रूल की बात करेंगे. तो उन सभी कंपनी के लिए आज के टाइम पीरियड में कंफर्म है कि सर वो कंडीशन ऑलरेडी आपने फुलफिल कर दिया होगा. तो अब ऐसी कोई कंपनी इंडिया में बची नहीं होंगी बेटा जिसको अभी भी कंडीशन यहां पे फुलफिल करने के लिए कोई टाइम अलाउ किया जाएगा. तो नाउ वी हैव नो स्पेसिफिक टाइम क्राइटेरिया, वी हैव नो स्पेसिफिक क्राइटेरिया रिगार्डिंग द टाइम. तो वो कोई प्रोविजन ऐसा नहीं रहेगा बेटा, वो सब के सब खत्म हो चुके हैं. तो नाइदर एप्लीकेबिलिटी ऑफ subsection number 2 nor applicability of subsection number 5, because we have a period of 1 year in both the cases and the period already lapsed, and that's why आज के हिसाब से क्या बोला जाए? each and every company fall under section 149 subsection 1. each and every company fall under subsection number 4 of section 149. तो उन सब के लिए यही 2013 का प्रोविजन अप्लाई होगा एज इट इज, एंड वो अप्लाई करना भी पड़ेगा, एप्लीकेबिलिटी होगा भी, एंड आप सबने ऑलरेडी फॉलो भी कर लिया होगा. एंड नहीं कंप्लाई करते हैं तो एट द एंड पढ़ेंगे पेनल्टीज विल बी देयर. सो इट्स एंड पार्ट, वो पेनल्टीज के रिगार्डिंग बात करेंगे. तो सबसेक्शन 1 हमने कंप्लीट किया, सबसेक्शन 2 भी हो गया बेटा, सबसेक्शन 3 भी हो गया, सबसेक्शन 4, सबसेक्शन नंबर 5. एक रूल नंबर 3 पढ़ा था वुमेन डायरेक्टर के लिए, एंड एक रूल हमने किसके लिए पढ़ा? इंडिपेंडेंट, रूल नंबर 4. बट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए एक रूल और है, रूल नंबर 5. वो बट आगे पढ़ेंगे, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा. तो जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आगे पढ़ने वाले बेटा, तो इसके लिए सेपरेटली पूरा एक क्लास मुझे यहां पे देना है, क्योंकि रीजन बीइंग यहां पे मैं उसको 5-10 मिनट आधे घंटे पढ़ा के नहीं छोड़ सकता. तो इसके लिए पूरा एक लेक्चर सेपरेट हम लोग पढ़ेंगे बेटा, एंड इट्स एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एंड वी हैव व्हिच वन? इट्स अ सबसेक्शन नंबर 6, एंड सबसेक्शन नंबर 6 ऑनवर्ड्स पूरा पार्ट किसका होगा? इंडिपेंडेंट का. एंड सबसेक्शन 6 एग्जाम के लिए वेरी वेरी वेरी, जितनी बार आप मार्क करो उतना ही काम है बेटा. तो विल डिस्कस सबसेक्शन नंबर 6 लेटर ऑन, एंड अगेन इसके साथ एक रूल के रेफरेंस की बात करेंगे, एंड रूल नंबर विच वन बेटा? रूल नंबर 5. इसका मतलब यहां पे 3 रूल पढ़ने थे, जिसमें से 2 ऑलरेडी पढ़ लिया, 4 पढ़ लिया, 3 भी पढ़ लिया. 3 it's all about the woman director, and 4 sir applicability regarding the independent director. Now we have next part sir 6 independent director कौन बन सकता है वो पढ़ेंगे, and then आगे rest of the part will be there. Are you getting my point? And I hope, मैं उम्मीद करता हूं यहां तक के सारे प्रोविजन जो मैंने पढ़ा है बेटा समझ में आएगा. तो रेस्ट ऑफ द पार्ट वी विल डिस्कस लेटर, एंड आगे इसके रिगार्डिंग बात करेंगे जो रेलेवेंट पार्ट है हमारे लिए, एंड इसमें सिचुएशंस, नंबर ऑफ सिचुएशन को बड़ा बेसिक इजी नंबर ऑफ सिंपल एग्जांपल में हम इसको समझने वाले हैं बेटा. थैंक यू सो मच. सो फिर हम लोग आगे यहां पे डिस्कस करते हैं. थैंक यू.